एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आरंभ सीरीज। तो देखिए, लास्ट रन पर हम लोगों ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस स्टार्ट किया था और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में हम लोगों ने ऑफर के रूल्स कंप्लीट किए थे, एक्सेप्टेंस के रूल्स कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कम्युनिकेशन। आप मान सकते हो कि ये चैप्टर 3 पार्ट में, एक तो ऑफर, एक एक्सेप्टेंस और तीसरा कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग कम्युनिकेशन वाला पोर्शन कवर अप करते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट है देखिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो जब हम लोगों ने ऑफर और एक्सेप्टेंस के रूल्स पढ़े थे ना, तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों केसेस में कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहां दो तरह से होते हैं, एक तो जो ओरल होते हैं और एक जो राइटिंग में होते हैं। अब दो लोग अगर आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला, आपने तुरंत के तुरंत सुना और उसको रिएक्ट किया। आपकी बात को मैंने सुना और उसको तुरंत के तुरंत रिएक्ट किया। लेकिन दिक्कत वहां पर आती है जहां पर लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर, आज के जमाने में टेलीफोन का समय, मोबाइल का समय, तो आप लेटर की बात कहां पे ले रहे हैं। तो देखो, एक जब आप सीए इंटर में आओगे ना, तो सीए इंटर में आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ोगे और साथ में जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ोगे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉ को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो, चाहे कोई लॉयर हो, चाहे वो कोई जज हो। अगर कोई भी पर्सन लॉ को पढ़ रहा है तो हमेशा यह सोचना चाहिए कि वो लॉ एग्जीक्यूट कब हुआ था, वो लॉ इन्फोर्स कब हुआ था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था। अब सोचो, 1872 में व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, ये सारी चीजें तो होती नहीं थी। तो वहां पर कम्युनिकेशन का मोड केवल और केवल लेटर के थ्रू होता था। आज भी, आज भले ही 2026 चल रहा है, लेकिन आज भी जितने भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होते हैं ना, वो सारे के सारे रजिस्टर्ड पोस्ट से करवाए जाते हैं। तो इस वजह से अपने आप में भी इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जितना भी जरूरी कम्युनिकेशन है वो सब लेटर के थ्रू होता है। तो देखते हैं एक बार कम्युनिकेशन क्या होता है। तो पहले इसको समझते हैं, बाद में उसको थ्योरी में देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ऑफर की। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, तो देखते हैं एक बार एग्जांपल से। एक मिस्टर ए हैं, इन्होंने मिस्टर बी को 1 जनवरी 2026 को एक ऑफर किया बाय पोस्ट। इन्होंने एक लेटर भेजा और लेटर के थ्रू इन्होंने एक ऑफर भेजा, किसी भी चीज का, मान लेते हैं कार का, घर का, किसी भी चीज का ऑफर भेजा। अब वो लेटर मिस्टर बी के पास में पहुंच रहा है, रीच्ड टू बी ऑन 6 जनवरी 2026 को। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर भेजा बाय पोस्ट 1 जनवरी 2026 को, और वो लेटर मिस्टर बी के पास में पहुंच रहा है 6 जनवरी 2026 को। तो बताओ, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा। ऑफरी की नॉलेज में कब आ रहा है, ऑफरी की नॉलेज में आ रहा है 6 जनवरी 2026 को। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है जब ऑफरी की नॉलेज में ऑफर आ जाए। अब देखना, यहां पर एक चीज समझिएगा, छोटी छोटी चीजें, आप सीए का पेपर देने जा रहे हो, प्रोफेशनल लेवल का पेपर देने जा रहे हो, एग्जामिनर छोटी छोटी चीजों से पेपर सेट करता है। और देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, रीच टू बी, यानी बी के पास में पहुंच रहा है 6 तारीख को। और मैंने बोला कि आपको, मैंने बोला कि जब ऑफरी की नॉलेज में आ जाए। तो बेटा, पहुंचना और नॉलेज में आना, इन दोनों बातों में फर्क है। पहुंचना और नॉलेज में आना, इन दोनों बातों में फर्क होता है। कैसे फर्क होता है, सपोज करो कि ये बी के पास में पहुंचा 6 जनवरी 2026 को, लेकिन मिस्टर बी घर पे थे नहीं, वो कहीं किसी मैरिज में, किसी पार्टी में, या कहीं पर भी वो आउट ऑफ स्टेशन गए थे। ठीक, तो यहां पर इनका एक घर पे सर्वेंट था, उसको लेटर मिला। उसने क्या किया, लेटर को ड्रॉर में डाल दिया। अब जब मिस्टर बी वापस आए, मिस्टर बी वापस आए 10 जनवरी 2026 को। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इसी वजह से अलग अलग डेट्स दी जाएंगी ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेटर बी के पास में पहुंच रहा है 6 तारीख को, लेकिन मिस्टर बी चूंकि बाहर गए हुए थे, जब वो वापस लौट करके आए 10 जनवरी 2026 को, तो उनके सर्वेंट ने बोला कि सर एक लेटर आया था आपके नाम का, वो ड्रॉर में रखा हुआ है।
अब मिस्टर बी ने 10 तारीख को लेटर खोला और लेटर पढ़ा। अब यहां पर मिस्टर बी की नॉलेज में कब आ रहा है, मिस्टर बी की नॉलेज में आ रहा है 10 तारीख को, तो यानी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब मिस्टर बी की नॉलेज में आया, यानी कि 10 तारीख को, 10 जनवरी 2026 को ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। तो मेरी बात सबको समझ में आई। ऑफरी के पास में कब पहुंच रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफरी की नॉलेज में कब आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और यही की लाइन है इस वाले प्रोविजन की। ठीक है, अब देखते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। तो ये तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होता है। एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, जैसे अगेंस्ट द ऑफरर और अगेंस्ट द ऑफरी। अगेंस्ट द ऑफरर और अगेंस्ट द ऑफरी। क्यों, देखो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्सेप्टेंस की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस अलग डेट में मानी जाएगी, ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस अलग डेट में मानी जाएगी। इस वजह से मैंने यहां पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑफरर के अगेंस्ट में अलग और ऑफरी के अगेंस्ट में अलग। अब जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल को ही हम लोग लेते हैं कि जैसे मिस्टर बी की नॉलेज में ऑफर कब आया, मिस्टर बी की नॉलेज में ऑफर आया 10 तारीख को। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस अपनी बाय पोस्ट भेजी। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भेजी, मान लेते हैं 12 तारीख को, 12 जनवरी 2026 को इन्होंने ए को अपनी एक्सेप्टेंस भेजी। ठीक, अब वो एक्सेप्टेंस पहुंच कब रही है, 17 जनवरी 2026 को। तो अब देखना देखो, तो सबसे पहले आते हैं कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी ऑफरर के अगेंस्ट में, जैसे ही ऑफरी अपने एक्सेप्टेंस के लेटर को पोस्ट करता है। जैसे ही ऑफरी अपने एक्सेप्टेंस के लेटर को पोस्ट करता है, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अगेंस्ट ऑफरर, तो ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जिस डेट में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया गया है। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को कब पोस्ट किया है, 12 जनवरी 2026 को। ठीक है, अब देखिए ऑफरी के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ऑफरी के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है जब ऑफरर की नॉलेज में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा। जब ऑफरर की नॉलेज में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा, ऑफरर की नॉलेज में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब आ रहा है, 17 जनवरी 2026 को। तो यानी कि अगेंस्ट द ऑफरी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, 17 जनवरी 2026 को। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना। तो ऑफरर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया जाता है। ऑफरी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होता है, जब वो ऑफरर की नॉलेज में आ जाता है। यानी इनके लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है 12 तारीख को, इनके लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है 17 तारीख को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि इनके लिए जैसे ही एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ तो एग्रीमेंट बन गया। तो इनके लिए एग्रीमेंट की डेट क्या होगी बेटा, इनके लिए एग्रीमेंट की डेट क्या होगी, 12 जनवरी 2026। यानी इनके लिए एग्रीमेंट बन रहा है 12 तारीख को, इनके लिए एग्रीमेंट कब बन रहा है, इनके लिए एग्रीमेंट बन रहा है 17 जनवरी 2026 को। देखो दोनों के लिए एक ही एग्रीमेंट है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग बन रहा है ना, क्योंकि अलग अलग कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है। अब एग्रीमेंट बन रहा है इनके लिए 12 तारीख को और इनके लिए 17 तारीख को। तो एग्रीमेंट बनने का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक बार अगर एग्रीमेंट बन गया, एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक बार अगर प्रॉमिस पूरा हो गया, उसके बाद में आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। आपने जो भी कमिटमेंट किया था, जो भी प्रॉमिस किया था, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था,
आपको वो काम करना पड़ेगा। अब भी अगर आपने वो काम नहीं किया तो फिर इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यानी कि अगर इसको लीगल सेंस में समझें तो मिस्टर ए कब बाउंड हो रहे हैं, मिस्टर ए बाउंड हो रहे हैं 12 तारीख को, मिस्टर बी कब बाउंड हो रहे हैं, मिस्टर बी बाउंड हो रहे हैं 17 तारीख को। यानी कि अगर ये 17 तारीख से पहले अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 17 से पहले तो ये बाउंड है नहीं। उसी तरीके से अगर ये अपने ऑफर को कैंसिल करना चाहते हैं, ऑफर को वापस लेना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो ये कब तक कर सकते हैं, ये 12 तारीख से पहले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 12 तारीख को ये बाउंड हो गए और 17 तारीख को ये बाउंड हो गए। तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार अब थ्योरी देख लेते हैं। हां, तो देखिए, when the contracting parties are face to face, then acceptance is made instantly. But when there is a distance between the parties and communication is to be made by telephone or post, then we should know the exact time when the offer or acceptance is made or कंप्लीट। तो सेम वही चीज है जो मैंने बताई। अगर आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं, अगर फेस टू फेस हम लोग बात कर रहे हैं तो चीजें तुरंत के तुरंत हो जाती हैं। लेकिन जहां पर टेलीफोन के थ्रू या लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पर फिर इसके रूल्स देखे जाते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स क्या बोलते हैं। आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर नॉलेज लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made, है ना। तो जिसको दिया गया जब उसकी नॉलेज में आ जाता है। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। A makes a proposal to B to sell his house for ₹2 lakhs. The letter is posted on 10th March. This letter reaches B on 26th March. The offer is said to have been communicated on 26th March। तो जब उसने लेटर को रिसीव किया, जब उसकी नॉलेज में लेटर आया, तब माना जाएगा कि ऑफर का कम्युनिकेशन हो चुका है, ऑफर कम्युनिकेट हो चुका है। When B receives the letter। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। X of Agra sends a letter by post to Y for Delhi offering to sell his car for ₹1 lakh। The letter is posted on 1st January and this letter reached on 7th January। एक तारीख को भेजा और पहुंच कब रहा है, 7th जनवरी को। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा 7th ऑफ जैन को। नोट एक बार देख लेते हैं। एन ऑफर एक्सेप्टेड विदाउट इट्स कंप्लीट कम्युनिकेशन डज नॉट बाइंड द ऑफरर। बिल्कुल, जब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक ऑफरर कभी भी बाउंड नहीं होगा, कभी भी बाउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब उसके पहले वो मॉडिफाई करना चाहता है, कैंसिल करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से कर सकता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको लास्ट टर्न पे भी एक एग्जांपल दिया था, जैसे अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर भेजा बाय पोस्ट, ठीक है, मान लेते हैं 1 जनवरी 2026 को। 1 जनवरी 2026 को इन्होंने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर भेजा बाय पोस्ट, ठीक है। अब मिस्टर ए ने जब लेटर पोस्ट किया ना, तो मिस्टर ए ने मिस्टर सी को यह बात बता दी कि भाई मैंने इनको एक ऑफर किया है, बहुत अच्छा ऑफर किया है, देखते हैं क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब सी जो थे वो कॉमन फ्रेंड थे ए के भी और बी के भी। अब सी को जब पता चला कि ए ने बी को ऑफर किया है तो सी तुरंत बी को फोन करते हैं और बी को फोन करके बोलते हैं कि यार आज मैं मिस्टर ए से मिला था, मिस्टर ए ने मेरे को बताया कि उन्होंने तुम्हें एक बहुत अच्छा ऑफर दिया है। अब मिस्टर बी खुश हो गए, ये इसी ऑफर का वेट कर रहे थे। मिस्टर बी जो है वो बहुत खुश हुए, इन्होंने तुरंत के तुरंत मिस्टर ए को फोन किया और फोन करके बोला कि भाई अभी सी का फोन आया था, सी ने बताया कि तुमने मेरे को एक ऑफर किया है, मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन तब मिस्टर ए ने डिनाई कर दिया, तब मिस्टर ए ने डिनाई कर दिया कि जाओ, अभी तक तुम्हारे पास में लेटर ऑफ ऑफर तो पहुंचा नहीं है,
जब लेटर ऑफ ऑफर पहुंचा नहीं है तो तुम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो? मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट करता हूं, मैं अपनी ऑफर को कैंसिल करता हूं। तो यहां पर अब मिस्टर बी कह रहे हैं कि भाई जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वैसे ही वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो क्या मिस्टर बी मिस्टर ए के अगेंस्ट में स्यू कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर अभी कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ है ना, कम्युनिकेशन यहां पर कंप्लीट ही नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है? लेटर तो वो अभी रास्ते में, वो तो अभी 1 तारीख की बात है, 1 तारीख को लेटर पोस्ट किया गया, लेटर तो अभी रास्ते में, लेटर तो मिस्टर बी के पास में पहुंचा ही नहीं। मिस्टर बी को पता कैसे चला? क्योंकि मिस्टर सी ने बताया। तो इसका कम्युनिकेशन पूरा होना जरूरी है। जब तक ये लेटर इनकी नॉलेज में नहीं आ जाएगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, और कम्युनिकेशन से पहले अगर ऑफरी चाहे भी तो भी ऑफरर को बाउंड नहीं कर सकता। डन है सबको? तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ये होती है इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन कंप्लीट होने की। देखते हैं एक बार। हां, तो देखिए एक बार। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? तो देखो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा मैंने आपको बताया। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अगेंस्ट द प्रपोजल और ऑफरर, और दूसरा एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर और ऑफरी। तो देखते हैं इसको। When it is put in a course of transmission to him, ट्रांसमिशन का मतलब बेटा रास्ते में लाना, यानी कि जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर रहा है तभी तो वो ऑन द वे होगा ना। So as to be out of the power of the acceptor, जब आपने एक बार लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भेज दिया, जैसे ही आपने पोस्ट बॉक्स में डाला, तो डालने के बाद में क्या आप उसको हाथ डाल करके निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो ना। यानी कि जब एक्सेप्टर की पावर के बाहर हो जाए, यानी उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, अब वो चाह करके भी अपने लेटर को रोक नहीं सकता। तो इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस मेड बाय पोस्ट, द प्रपोजर ऑफरर बिकम्स बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस एज सुन एज द प्रॉपरली एड्रेस्ड एंड स्टैंप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ड्यूली पोस्टेड। अगर प्रॉपर स्टैंप है, प्रॉपर एड्रेस है, तो जैसे उसने पोस्ट बॉक्स में डाला, जैसे ही वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन द वे हुआ, वैसे ही वहां पर ऑफरर बाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं अगेंस्ट द प्रपोजर और ऑफरर। आगे देखते हैं। इवन इफ सच लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज लॉस्ट और डिलेड इन पोस्ट, भले वो लेटर रास्ते में खो जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे करी गई है, प्रॉपर वो राइटिंग में है, प्रॉपर डेट लिखी हुई है, प्रॉपर उसमें एड्रेस लिखा हुआ है, वो सारी चीजें कंप्लीट है, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, अगर वो सारी फॉर्मेलिटीज हैं, उसके बाद में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस खो भी जाता है, कुछ भी हो जाता है, क्योंकि पहुंचना जरूरी नहीं है, पोस्ट करना जरूरी है। क्यों? अगेंस्ट द ऑफरर के केस में क्या बोल रहा है? जैसे ही वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन द वे आएगा, जैसे ही वो पोस्ट करेगा, तो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, भेजना इंपॉर्टेंट है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। अगेंस्ट द एक्सेप्टर और ऑफरी। हां, तो अगेंस्ट द ऑफरी देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, तो जब वो प्रपोजल की नॉलेज में आ जाएगा तब एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कंप्लीट होगा। एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कंप्लीट होगा यानी कि एक्सेप्टर कब बाउंड होगा? एक्सेप्टर कब बाउंड होगा? जब वो उसकी नॉलेज में आ जाएगा। तो देखते हैं। इन केस ऑफ acceptance made by post, the acceptor becomes bound by the acceptance only when the letter of acceptance is actually received by the proposer। तो जब वो प्रपोजर वाकई में उसको रिसीव करेगा तब जाकर के वहां पर एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी अगेंस्ट द एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर तभी बाउंड होगा। और इसको आसान तरीके से अगर समझना है तो जैसा कि मैंने बताया, इनके लिए एग्रीमेंट की डेट, क्योंकि ये तो सबको पता है कि जैसे ही एग्रीमेंट बन गया उसके बाद तो आप बाउंड हो ही जाते हो, तो इन दोनों के लिए एग्रीमेंट की डेट अलग अलग होगी। इनके लिए एग्रीमेंट की डेट क्या होगी? जैसे उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, इनके लिए डेट क्या होगी? इनके लिए डेट वो होगी जिस दिन इनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल रहा है। डन है सबको? आगे देखते हैं। When a proposal is accepted by a letter sent by post, the communication of acceptance will be complete as against the proposer when the letter of acceptance is posted as against the acceptor when the letter of reaches the proposer। तो प्रपोजल बेटा जैसे ही पहुंचेगा
ऑफरर के पास में, वैसे ही एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा अगेंस्ट द ऑफरी, और तभी वो ऑफरी बाउंड होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन के थ्रू हो रहा है, तो टेलीफोन के थ्रू अगर कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम लोग बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं ना, कि जैसे हम लोग आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन बस इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि मैंने जो बोला है वो सामने वाले ने सुना है कि नहीं सुना है। क्योंकि अगर कोई बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है तब तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ वो मेरी बात को सुन रहा है। लेकिन जब हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, कभी कभी होता नहीं है मैं बोल रहा हूं लेकिन सामने वाले तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, नेटवर्क इशू है, टेलीफोन की लाइन डेड हो गई, या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो बस टेलीफोन पे के थ्रू अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहां पर इस बात का पता लगाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि जो मैंने बोला है वो सामने वाले ने सुना भी है या नहीं सुना है। बस यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स इज ट्रीटेड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज एन ओरल एग्रीमेंट। तो इसको बिल्कुल ओरल एग्रीमेंट की तरह से ट्रीट किया जाएगा, मेड बिटवीन टू पार्टीज व्हेन दे आर फेस टू फेस विद अदर। In such case, the control will complete only when the acceptance is received by the proposer and not when it is transmitted। तो जब बोला है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जब सुना है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टेलीफोन में ये प्रॉब्लम मैंने बताई ना, टेलीफोन की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, नेटवर्क इशू हो गया, टेलीफोन डेड हो गया। तो इंपॉर्टेंट यहां पर बोलना नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंट है यहां पर सुनना, सामने वाले ने सुना है या नहीं सुना है। तो देखिए, therefore the acceptor must ensure that his acceptance is properly received by the proposer। तो एक्सेप्टर को इस चीज को बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए कि जो मैंने बोला है, जो मैंने अपनी एक्सेप्टेंस दी है वो सामने वाले ने सुनी भी है या नहीं सुनी है। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। X made an offer to Y over telephone, okay, while Y was conveying his acceptance, the line went dead and X could not hear anything। तो वहां पर टेलीफोन की लाइन डेड हो गई, इस वजह से वो कोई भी बात नहीं सुन पाया। इन दिस केस देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एट दैट मर्चेंट। तो यहां पर जब कम्युनिकेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ, जब उसने उसकी बात सुनी ही नहीं, तो फिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सेप्टेंस कभी भी कंप्लीट मानी ही नहीं जाएगी। आगे देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल टर्म्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल टर्म्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट का देखो मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभी कुछ स्पेशल टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी स्पेशल टर्म्स और कंडीशन है वो हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। दूसरा, इस तरह से वो मेंशन होनी चाहिए ताकि जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करे या कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े तो उसको पता चले कि हाँ ये स्पेशल टर्म्स और कंडीशन लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि कोई पेपर है, अब पता चला कि मैं पेपर को पढ़ रहा हूं, फ्रंट पे तो लिखी नहीं है, बैक साइड पे लिखी है। तो अगर बैक साइड पे लिखी है तो मुझे सपने में थोड़ी ना आ रहा है कि वो बैक साइड में लिखी है, भाई फ्रंट में लिखी होनी चाहिए ना, तभी तो मुझे पता चलेगा। या तो नीचे स्पेशल वर्ड यूज हुआ हूं, पीटीओ या सी बैक एक्सेट्रा, इस तरीके के वर्ड्स जो है, या कंटिन्यूड, कुछ भी लिखा हो सकता है। भाई अगर ये लिखा है तब तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ यार पलट के भी देखना है, अदरवाइज कैसे पता चलेगा। दूसरा, इस तरीके की टर्म्स और कंडीशन होनी चाहिए एक ऑर्डिनरी पर्सन उसको आसानी से समझ सकता हो, और पढ़ने के बाद में फिर वो डिसाइड करेगा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है या नहीं करना है। तो स्पेशल टर्म्स और कंडीशन हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी समय सामने वाले की नॉलेज में आ जाए, और अगर उस समय उसकी नॉलेज में नहीं आया, बाद में आ रहा है, तो फिर वहां पर उन टर्म्स और कंडीशन की कोई भी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो देखते हैं एक बार। वेयर एनी स्पेशल टर्म्स are to be included in a contract, these must be duly brought to the notice of the offeree at the time when the proposal is made। तो जिस समय प्रपोजल दिया जा रहा है उसी समय, क्योंकि ऑफर तो कंडीशनल हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने टर्म्स और कंडीशन लगा दी, लेकिन आप उसी समय उसकी नॉलेज में डालोगे जिस समय प्रपोजल दिया जा रहा है। इफ इट इज नॉट डन एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट subsequently entered into, the offeree will not be bound by them। तो फिर वहां पर ऑफरी उसमें बाउंड नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं एक बार शिमला घूमने के लिए गया, ठीक है। अब वहां पर मैंने एक होटल लिया, होटल में मैंने जब एंटर किया,
मैंने रूम वगैरह देखा, रूम वगैरह सब कुछ सही था। रिसेप्शन में उसने आधार कार्ड मांगा, पैन कार्ड मांगा, मैंने बिल्कुल दे दिया। मैंने उससे पैसे पूछे, उसने बोला 8,000 रुपये, मैंने 8,000 रुपये एडवांस उसको पेमेंट भी कर दी। उसने रजिस्टर में एंट्री के लिए बोला, मैंने रजिस्टर में एंट्री भी कर दी, सब कुछ कर दिया। अब जब मैं जैसे ही रूम में आया तो मैंने रूम में देखा एक बेड के ऊपर एक छोटी सी चिट लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी सामान चोरी हुआ तो उसके लिए होटल मैनेजमेंट लायबल नहीं होगा, उसकी लायबिलिटी आपकी खुद की होगी। अब मान लीजिए कि मैंने होटल में आया, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं अपना घूमने के लिए चला गया सब सामान वगैरह रख करके। अब जब मैं लौट करके आया तो पता चला कि मेरा सारा सामान गायब। अब मैं होटल मैनेजमेंट से कंप्लेन कर रहा हूं, होटल मैनेजमेंट कह रहा है कि देखिए जब आप रूम में गए थे तो रूम में बेड के ऊपर एक चिट लगी हुई थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, होटल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहां पर मेरी कोई गलती नहीं, यहां पर पूरी की पूरी गलती आपकी है। तो क्या अब मैं होटल मैनेजमेंट को लायबल करा सकता हूं? यस, बिल्कुल करा सकता हूं। क्यों करा सकता हूं भाई? जब मैं आपको पैसे दे रहा था, जब मैं आपका रूम देख रहा था, जब मैं आधार कार्ड दे रहा था, जब रजिस्टर में एंट्री कर रहा था, तब ये बात आपने बताई मेरे को। ये तो स्पेशल टर्म्स हो गए ना, क्योंकि नॉर्मली होटल में ऐसा नहीं होता है। ये तो एक स्पेशल टर्म एंड कंडीशन आपने लगा करके रखी हुई है। तो जब स्पेशल टर्म्स और कंडीशन आपने लगाई हुई है तो आप मेरे को उसी समय तो बताओगे ना, जिस समय मैं वो रूम ले रहा हूं। बाद में पता चल रहा है तो इसका कोई मतलब थोड़ी ना है। तो वहां पर मैं, मेरे लिए उन टर्म्स और कंडीशन की कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं होटल मैनेजमेंट को लायबल 100% करा सकता हूं। डन है सबको? आगे देखते हैं। Also, these terms should be presented in such a manner that a reasonable man or woman can become aware of them before he or she enters into a contract. Obviously, same वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि जो भी आप टर्म्स ऑफ कंडीशन लगा रहे हो वो रीजनेबल होनी चाहिए और इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए कि एक ऑर्डिनरी लेवल पे कोई भी, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, उसको पढ़ सकता है और समझ सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Certain conditions are attached to transactions such as purchase of a ticket for a journey or deposit of luggage in a clock room. Obviously, जो भी हम लोग क्लॉक रूम में, जब हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, स्टेशन पे एक क्लॉक रूम बना रहता है, तो वहां पर अगर हम कोई भी सामान रख रहे हैं तो उसकी भी टर्म्स ऑफ कंडीशन स्पेशल हो सकती हैं। देखिए, wherever on the face of the ticket the words for conditions see back, तो यहां पर वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि अगर फ्रंट पे नहीं लिखा हुआ है, बैक साइड पे कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू तभी होगी जब फ्रंट पेज पे नीचे की तरफ ऐसे कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज किए हो। देखिए, प्लीज सी बैक आर प्रिंटेड, द पर्सन concern is as a matter of law held to be bound by the condition subject to which the ticket is issued whether he takes care to read them or not। तो अगर इस तरीके के वर्ड यूज किए हैं तो लॉ हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलेगा, लॉ हमेशा ये मान करके चलेगा कि आपने पीछे पलट करके देख लिया है। अब अगर पीटीओ या सी बैक या कंटिन्यू कुछ भी ऐसा लिखा हुआ तो भी आप अगर पलट करके नहीं देख रहे हो तो फिर गलती आपकी मानी जाएगी, तो फिर वो स्पेशल टर्म्स ऑफ कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होंगी। लेकिन अगर ऐसे कोई वर्ड्स यूज ही नहीं किए तो फिर ये लॉ ये मान करके चलता है कि यार इन्होंने सामने सामने पढ़ लिया, पेज नहीं पलटा होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरे ऊपर वो स्पेशल टर्म्स अप्लाई नहीं होंगे। आगे देखते हैं। द फैक्ट दैट ही डिड नॉट और कुड नॉट रीड डज नॉट ऑल्टर द लीगल पोजीशन। तो देखिए वहां पर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कोई भी लीगल पोजीशन चेंज नहीं होगी। लॉ ने अपने प्रेजम्पशन ले करके रखे हुए हैं कि अगर इस तरीके के वर्ड्स यूज हैं तो फिर इसका मतलब आपने पढ़ा है, अगर नहीं यूज है तो इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा है। आगे देखते हैं। अब देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, या इसको आप ये भी बोल सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। और ये चीज हालांकि मैंने आपको पहले भी बताई है कि ऑफर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक ऑफर और एक होता है जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है, जनरल ऑफर का मतलब पूरी की पूरी पब्लिक के लिए। तो स्पेसिफिक ऑफर के केस में कम्युनिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो जनरल ऑफर होता है पूरी की पूरी पब्लिक के लिए होता है, तो पूरी की पूरी पब्लिक कैसे कम्युनिकेट करेगी। और जनरल ऑफर में अगर ऑफर के साथ में कुछ भी कंडीशंस दी गई हैं तो सामने वाले पर्सन ने अगर उन सारी कंडीशंस को फॉलो करके परफॉर्मेंस करी है तो उसकी परफॉर्मेंस को ही हम कम्युनिकेशन मान लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जनरल ऑफर के केस में कम्युनिकेशन
कंसीडर नहीं करी जाती है। जनरल ऑफर के केस में परफॉर्मेंस को ही कम्युनिकेशन मान लिया जाता है। तो देखते हैं एक बार, समटाइम्स द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल मे इंक्लूड अ टर्म रिक्वायरिंग द ऑफरी टू कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस टू द ऑफरर। इन सच अ केस mere performance without communication will not amount to an acceptance of the proposal। अब जनरल ऑफर भी है अगर, तो जनरल ऑफर के केस में अगर इस चीज को नोटिफाइड किया गया कि भाई कम्युनिकेट करना जरूरी है, तो फिर ये स्पेशल कंडीशन हो गई ना। और स्पेशल कंडीशन जिस समय ऑफर दिया जा रहा है अगर उसी समय बता दी गई है, तो फिर वहां पर भले ही जनरल ऑफर हो, वहां पर परफॉर्मेंस को तभी कंसीडर किया जाएगा जब कम्युनिकेशन हुआ है। लेकिन अगर कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं है, साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कम्युनिकेशन के मामले में, तो फिर उस केस में माना जाएगा कि इनको कम्युनिकेशन से मतलब नहीं है, इनको केवल और केवल परफॉर्मेंस से मतलब है। लेकिन यह प्रोविजन केवल और केवल जनरल ऑफर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। देखिए, बट इन द एब्सेंस ऑफ सच अ टर्म बीइंग इंक्लूडेड मेयर परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट specified by the proposer will constitute acceptance। तो अगर ये वर्ड्स यूज नहीं किए गए तो फिर वहां पर मान लिया जाएगा कि केवल और केवल जो परफॉर्मेंस है वही परफॉर्मेंस को ही एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। फॉलोइंग वाज द कंक्लूडेड इन केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी। और इस चीज को हम लोगों ने ऑब्वियसली कि इस वाले केस में डिस्कस भी किया था, कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी में। आगे देखते हैं, an offer to be capable of acceptance must contain definite promise by the offerer that he or she would be bound provided the terms specified by him or her are accepted। An offer may be made either to a particular person or to the public at large। बिल्कुल सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई। An offer is made in the form of promise in return for an act। The performance of that act even without any communication thereof is to be treated as an acceptance to the offer। तो बेटा जनरल ऑफर के केस में सेम वही चीज होती है। जनरल ऑफर के केस में अगर कम्युनिकेट नहीं किया गया है तो भी हम परफॉर्मेंस को हमेशा एक्सेप्टेंस मान करके चलेंगे, बस परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बहुत आसान टॉपिक है, सेक्शन 4, 5, 6। अब रिवोक करना, रिवोक करने का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। और अभी जब मैंने आपको कम्युनिकेशन वाला पार्ट बताया था तो मैंने क्या बताया था कि अगर एक बार हम बाउंड हो गए तो उसके बाद चाह करके भी हम चीजों को वापस नहीं ले सकते। हमने जो भी प्रॉमिस किया है हमें वो पूरा नहीं करना पड़ेगा। अगर हम रिवोक करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले, बाउंड होने से पहले हम चीजों को रिवोक कर सकते हैं, चाहे वो ऑफर हो, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो। हम जिसको भी रिवोक करना चाहते हैं बिल्कुल रिवोक कर सकते हैं, लेकिन बिफोर टू बी बाउंड, बाउंड होने से पहले। एक बार अगर आप बाउंड हो गए तो फिर उसके बाद आप रिवोक नहीं कर सकते। तो देखते हैं एक बार, रिवोकेशन का मतलब क्या है? रिवोकेशन का मतलब टेकिंग बैक और विड्रॉल, यानी कि वापस है। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है कि अगर कोई टाइम लिमिट दी गई है, अगर कोई टाइम लिमिट दी गई है, जैसे मैंने आपको ऑफर किया कि भाई क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे, आप 3 दिन के अंदर मेरे को रिप्लाई कर देना। तो जैसे ही तीसरा दिन खत्म होगा वैसे ही वो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज लास्ट डे है या 3 दिन कंप्लीट हो गए ना, जैसे ही 3 दिन कंप्लीट होंगे वैसे ही वो ऑफर वहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 एन ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जैसा कि मैंने आपको बताया, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अगर एक बार आप बाउंड हो गए तो उसके बाद आप रिवोक नहीं करा सकते। वी नो दैट communication of acceptance is complete as against the proposer when a properly addressed and stamped letter of acceptance is duly posted by the acceptor. Hence an offer can be revoked at any time before the letter of acceptance is duly posted by the acceptor। तो ऑफरर कब बाउंड होता है? ऑफरर बाउंड होता है जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया जाता है। तो जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट करने से पहले अगर ऑफर को रिवोक कर दिया गया है तो फिर उस केस में रिवोकेशन वैलिड माना जाएगा। तो देखिए, thus the proposer may revoke his offer by a speedier mode of communication। अब देखो यहां पर एक एडवाइस दी जा रही है, यहां पर एक एडवाइस दी जा रही है कि भैया अगर आप रिवोक करना चाहते हो,
अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो आप स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करो। स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमने अपनी ऑफर को एक ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजा है, तो हम रिवोकेशन को स्पीड पोस्ट से भेजें। स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो इसका मतलब जल्दी पहुंच जाएगा, और जब जल्दी पहुंचेगा तो पूरी संभावना है कि हमारा जो ऑर्डिनरी लेटर है उसके पहले स्पीडियर मोड वाला कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, विच विल रीच बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर। आगे देखते हैं। अब देखिए रिवोकेशन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स दिए हुए हैं। तो रिवोकेशन मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस, तो रिवोकेशन हमेशा एक्सप्रेस होनी चाहिए। रिवोकेशन मस्ट मूव फ्रॉम द ऑफरर हिमसेल्फ और ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, बिल्कुल रिवोकेशन या तो ऑफरर खुद देगा या उसका जो भी ऑथराइज्ड एजेंट है वो देगा। नोटिस ऑफ रिवोकेशन ऑफ अ जनरल ऑफर must be given through the same channel by which the original offer was made। तो देखो जनरल ऑफर जैसे दिया गया था, अगर टीवी में ऐड दिया गया था तो आपको रिवोकेशन को भी टीवी में ऐड देना पड़ेगा। न्यूज़पेपर के थ्रू दिया था तो रिवोकेशन भी न्यूज़पेपर के थ्रू होगा। रेडियो के थ्रू दिया था तो रिवोकेशन भी रेडियो के थ्रू होगा। जो मीडियम ऑफर का था वही मीडियम रिवोकेशन का भी होगा। एंड ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड इवन इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज लॉस्ट और डिलेड इन ट्रांजिट। ये मैंने आपको पहले ही बताया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस खो जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट करना वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑफरर तभी बाउंड होता है जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। अब देखो अभी हम लोगों ने ऑफर के बारे में पढ़ा, एक्सेप्टेंस के बारे में। तो एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है? एक्सेप्टेंस को जब एक्सेप्टर बाउंड हो रहा है उसके पहले अगर वो चाहे तो एक्सेप्टेंस को रिवोक करा सकता है। देखो according to section 5 an acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor। तो acceptor के लिए communication कब complete होती है? जब letter of acceptance उसके पास में यानी ऑफरर के पास में पहुंच जाता है। तो उसके पहले अगर वो कम्युनिकेशन को कैंसिल कराना चाहता है, अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कराना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके बाद में नहीं। ठीक है, we know that communication of acceptance is complete as against the acceptor when the letter of acceptance is actually received by the proposer। Hence an acceptance can be revoked at any time before the letter of acceptance is actually received by the proposer। तो प्रपोजल के रिसीव करने से पहले आप उसको कभी भी कैंसिल करा सकते हो, लेकिन यहां पर भी वही एडवाइस है कि अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो तो स्पीडियर मोड में कराओ। क्यों? क्योंकि स्पीडियर मोड में आप करोगे तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले रिवोकेशन का लेटर पहुंच जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेटर ऑफ रिवोकेशन और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ये दोनों एक साथ पहुंच गए। अब जब एक साथ पहुंचे हैं तो सामने वाली पार्टी यानी कि ऑफरर क्या पहले खोल करके पढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पढ़ा तो फिर एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अगर रिवोकेशन पहले पढ़ा तो फिर रिवोकेशन माना जाएगा। लेकिन यहां पर भी लॉ कुछ चीजों को प्रिज्यूम करता है। क्या प्रिज्यूम करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन के पास में एक स्पीडियर मोड का लेटर जा रहा है और एक ऑर्डिनरी पोस्ट जा रहा है तो एक नॉर्मल आदमी हमेशा स्पीडियर मोड वाला पहले पढ़ता है। तो इस वजह से यहां पर यह एजम्पशन लिया जाएगा कि उसने रिवोकेशन का लेटर पहले पढ़ा होगा। देखिए, thus an acceptor may revoke his acceptance by a speedier mode of communication which will reach before the letter of acceptance is received by the proposer। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। X of Agra offers by a letter dated 1st January sent by post to sell his car to Y of Delhi for rupees 1 lakh। Y accept offer on 7th January at 1 PM by a letter sent by post। तो उसने 7 जनवरी को 1 बजे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया। तो इसका मतलब ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है? 7 जनवरी को। ठीक, देखते हैं। X receives the letter of acceptance on 15th January 3 PM। एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच कब रहा है? 15 जनवरी को 3 बजे। Hence, Y may revoke his acceptance at any time before
3 PM on 15 जनवरी बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो 15 जनवरी को 3 बजे से पहले अगर वो कैंसिल कराना चाहता है तो वो बिल्कुल कैंसिल करा सकता है, लेकिन उसके बाद में नहीं। अब देखो वही चीज है जो मैंने आपको बताई, जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सेप्टेंस में हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ऑफर इज अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर वाइल एक्सेप्टेंस इज अ लाइटेड मैच। डन है सबको? अब नेक्स्ट देखते हैं, सेम वही है जो मैंने आपको बताया, साइमल्टेनियस डिलीवरी ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द टेलीग्राम कंटेनिंग रिवोकेशन। तो यानी कि रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस जब दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, तो अगर रिवोकेशन आपने स्पीडियर मोड में भेजा है तो लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि आपने रिवोकेशन का लेटर पहले पढ़ा होगा। In case the letter of acceptance and the telegram containing revocation of acceptance are delivered to the proposer at the same time, the formation of contract depends upon the fact which one read first by the offerer। तो इंपॉर्टेंट ये है कि उसने पहले क्या पढ़ा होगा। The contract shall be said to have been formed if the letter of acceptance is read first। तो अगर उसने पहले एक्सेप्टेंस का पढ़ा है तो फिर पहले कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बट शैल नॉट सेट टू हैव बीन फॉर्म्ड इफ द टेलीग्राम कंटेनिंग रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज रेड फर्स्ट। तो अगर रिवोकेशन का लेटर पहले पढ़ा है तो फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जनरली इट इज प्रिज्यूम, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है दैट अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस will first read the telegram, hence the revocation will be quite effective। तो वहां पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी रिवोकेशन को। लेकिन ये प्रिजम्पशन तभी लिया जाएगा बेटा जब रिवोकेशन को आपने स्पीडियर मोड में भेजा है। अगर दोनों पोस्ट ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजी गई हैं, रिवोकेशन की भी और एक्सेप्टेंस की भी, दोनों नॉर्मल पोस्ट और दोनों एक साथ पहुंच रही हैं, तो वहां पर ये प्रिजम्पशन अप्लाई नहीं होगा। वहां पर फिर ये मान करके चला जाएगा कि उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पढ़ा होगा। अब देखते हैं, अगर टेलीफोन के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बेटा अगर टेलीफोन के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है तो वहां पर उसको ओरल कम्युनिकेशन की तरह से ट्रीट करते हैं ना। तो जब ओरल कम्युनिकेशन की तरह से ट्रीट करेंगे तो वहां पर कैंसिल करने की या रिवोक करने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। देखो, in case of contract over the telephone or telex or fax, the question of revocation does not arise because there is instantaneous communication of the offer and its acceptance को, क्योंकि दोनों चीजें सेम टाइम पे हो रही हैं। क्लियर है सबको? देखिए लास्ट टॉपिक बचता है लैप्स ऑफ ऑफर। ऑफर कब लैप्स होता है? ये भी सेम वही है जो अभी हम लोग पढ़ करके आए। कब ऑफर लैप्स हो जाएगा? तो देखो बाय रिवोकेशन, अगर रिवोकेशन प्रॉपर हुई है, प्रॉपर एज पर रूल्स हुई है, तो फिर वहां पर आफ्टर रिवोकेशन ऑफर लैप्स हो जाता है। और एक बार अगर रिवोक हो गया तो फिर उसके बाद आप दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते। दूसरा बाय लैप्स ऑफ टाइम, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी टाइम पीरियड गिवन है कि आपको एक्सेप्ट करना है तो 3 दिन के अंदर कर लीजिए। तो जैसे ही तीसरा दिन कंप्लीट हुआ वहां पर वो ऑफर लैप्स हो गया, उसके बाद आप अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। तीसरा बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर और ऑफरी, अगर ऑफरर या ऑफरी में से किसी की भी डेथ हो जाती है या कोई भी अनसाउंड माइंड या कुछ भी इंसैनिटी हो जाती है और ये बात सामने वाले को पता चल गई है, यानी कि मान लीजिए कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक ऑफर दिया और ऑफर देने के बाद में मिस्टर एक्स की डेथ हो गई और यह बात मिस्टर वाई को पता चल गई है कि मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, तो वहां पर ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। लेकिन हां, अगर उनको यह बात नहीं पता है अबाउट डेथ और उन्होंने इग्नोर करके एक्सेप्टेंस दे दी तो फिर वहां पर एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। इसको एक बार देख लेते हैं। एन ऑफर लैप्सेस बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before he makes his acceptance। तो एक्सेप्टेंस देने से पहले अगर उसको पता चल गया है तो वो लैप्स हो जाएगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू रहेगा। In other words, if the offer is accepted in ignorance of the death or insanity of the offerer, there will be a valid contract। तो फिर वो valid contract बनेगा। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। The death of the offerer
terminates the offer even if acceptance is made in ignorance of the death. इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग पता हो या ना पता हो ऑफर लैप्स हो जाता है, लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के रूल्स अप्लाई होंगे। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्ट कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी अगर ऑफर के साथ में कुछ कंडीशंस दी गई थी कि आपको एक्सेप्ट कैसे करना है, एक्सेप्ट का मोड क्या होगा, और अगर आपने उन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो फिर वो ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। ये भी हम लोग कर चुके हैं। आगे देखते हैं कोई नया पॉइंट है क्या। काउंटर ऑफर, ये भी हम लोग कर चुके हैं। काउंटर ऑफर में क्या होता है, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। छठा, बाय नॉट एक्सेप्टिंग द प्रेस्क्राइब मोड, अगर कोई भी मीडियम दिया गया था, कोई भी तरीका दिया गया था कि एक्सेप्टेंस करने का क्या तरीका होगा, और वो तरीका अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी ऑफर लैप्स हो जाएगा। लेकिन उसमें नीचे एक नोट पढ़ा था ना हम लोगों ने, याद है किसी को, नोट किया था। नोट ये था कि अगर आप उसकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन जरूरी है, उसको बताना जरूरी है कि आपने उस मोड को फॉलो नहीं किया, इस वजह से हम आपकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन होना जरूरी है। 7 देखते हैं, बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी, अगर एक बार आपने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो फिर दोबारा हाँ बोल रहे हैं, दोबारा से मंगा रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बार रिजेक्शन के बाद में ऑफर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट है बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट बना या जिस चीज को लेकर के एग्रीमेंट हुआ, अब आगे चल करके उसी चीज को गवर्नमेंट ने इलीगल कर दिया, या जो सब्जेक्ट मैटर था वही डिस्ट्रॉय हो गया, वही खत्म हो गया, तो उस सिचुएशन में भी वो ऑफर लैप्स हो जाएगा, वो एग्रीमेंट ही वॉइड होगा। ठीक है, तो इतने मेथड हैं आपके रिवोकेशन के, इतने मेथड हैं आपके ऑफर के लैप्स होने के, इतनी सारी सिचुएशंस में ऑफर लैप्स हो जाएगा। और यह बात याद रखना कि ऑफर अगर लैप्स हो रहा है तो उसके बाद ऑफरी के चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। एक बार ऑफर लैप्स हो गया उसके बाद कहानी खत्म। तो यहां पर देखिए हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। तो हम लोगों ने पहली यूनिट में आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट किया। इससे एक नया क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलने वाला है, तो उसको बहुत अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट टर्न पर सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, उससे तो 100% एग्जाम में 10-12 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कंसीडरेशन। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कंसीडरेशन स्टार्ट करेंगे, उसके पहले इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।